Very welcome to all of you to this last lecture of the human genetics. And in this lecture, we are going to discuss the last two topics. One of them is the Human Genome Project, and other is the DNA fingerprinting. So straight away, let us start with this first topic, that is the Human Genome Project. Human Genome Project. So word by word, if I talk about this topic, it is human genome. So first of all, you have to understand what genome is. Genome is the whole DNA. Whole DNA content is our genome. ठीक है, जितना भी हमारा DNA है कलेक्टिवली उसको जीनोम कहते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या हमारे जीनोम के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है? क्या एक्चुअली करना था, क्या हमने एक बार लोगों ने डिसाइड कर दिया, बोल दिया चलो आज देखते हैं कि हमारे जीनोम में क्या क्या है. देखो आपको पता है DNA है. डीएनए में क्या होता है? डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं, एडेनिन गोनिन, एडेनिन थाइमिन, गोनिन साइटोसिन, गोनिन साइटोसिन. ठीक है, अब हमारा डीएनए बहुत लंबा है. ठीक है, बहुत लंबा है डीएनए हमारा, बहुत सारे बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स है इसमें. ठीक है, तो एक बार ख्याल आया लोगों को, साइंटिस्ट को ख्याल आया चलो जान लेते हैं, ये ह्यूमंस तो हम तो इतने इम्पोर्टेंट है, तो जान लेते हैं सारा हमारे डीएनए में क्या क्या बेस पेयर सीक्वेंस क्या है, बराबर इस इनिशियल पॉइंट से लेकर इस फाइनल पॉइंट से तक इस डीएनए को देखते हैं कि क्या क्या बेस पेयर्स है, क्या क्या बेस पेयर्स है. ठीक है, कैसे कैसे बेस पेयर्स आपको मिलते हैं, पूरी सीक्वेंसिंग देखेंगे, क्या क्या जीन्स है, कहाँ पे कौन सा जीन है, पूरा छानबीन करके देखेंगे इस जीनोम का, डीएनए का. ठीक है, तो ऐसे में आपको अगर बोलूँ डेफिनेशन वाइज, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विल बी अ प्रोजेक्ट दैट इज़ मेंट टू सीक्वेंस द होल जीनोम. ठीक है, होल डीएनए. इट्स अ प्रोजेक्ट which is meant to sequence whole DNA of humans. तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका काम था कि जिसका ये एम था कि हमारा सारा डीएनए जो है वो सीक्वेंस करते. ठीक है, चलो पहले कुछ बेसिक से पॉइंट्स जानते हैं. ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा जो एंटायर डीएनए, जो मैं बोल रहा था, डीएनए इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, देखो डिप्लॉइड का नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलमोस्ट फिर आइडेंटिकल आ जाता है. ठीक है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में जितना भी हमारा डीएनए आ जाता है उसको बोलते हैं जीनोम. ठीक है, और ह्यूमन जीनोम तो आपको पता है उस हैप्लॉइड सेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, बोलने की बात नहीं है. ठीक है, और ये ह्यूमन जीनोम जो है इसमें 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं. ठीक है, बेस पेयर्स होते हैं. ठीक है, तो ये सब तो आपको पता ही है. ठीक है, तो अब इसके बाद अब मैंने बोला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 1990 में ये लॉन्च हुआ था. ठीक है, तो 2003 में फिर कंप्लीट हुआ, तो इट वाज अ 13 ईयर प्रोजेक्ट. ठीक है, इससे ये पता चल जाता है ये 13 ईयर प्रोजेक्ट था. कभी पूछे जी आपको कि कितने, भाई बताओ कितने ईयर्स का, कितने सालों तक साल लगे इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में. ठीक है, या कितने ईयर प्रोजेक्ट था. ठीक है, तो आप बोल सकते हो 13 ईयर प्रोजेक्ट. और अगर आपसे पूछा गया कब लॉन्च हुआ 1990 में और कब कंप्लीट हुआ 2003 में. ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन है एक, पूरी तरह से 2003 में कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है, और ये एक मेगा प्रोजेक्ट था फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड मैपिंग ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ ह्यूमन जीनोम. जैसे भी मतलब बोला, प्रोजेक्ट मेंट टू सीक्वेंस होल डीएनए ऑफ द ह्यूमंस. ठीक है, जितना भी डीएनए है उसको सीक्वेंस कर देना है. ठीक है, तो ऐसे भी यहाँ लिखा है, इट वाज द फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. पूरे न्यूक्लियोटाइड्स को सीक्वेंस कर देना है, सीक्वेंस देखनी है पूरी एंड से एंड तक, इन सारी जीन्स को लोकेट करना. अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जा सकती है. ठीक है, ये चीज़ पूछी जा सकती है कि बताओ किसने लॉन्च किया था, मतलब ये आइडिया जो है ना ये पहले आया किसने था, स्पॉन्सरशिप. मतलब ऐसा मत था कि चलो कोई भी आ गया तो कुछ ने बोल चलो देखते, इसको कॉस्ट लगेगा ना, इसमें इसके कॉस्ट बेयर करना है, टेक्नोलॉजी इसके लिए चाहिए. ठीक है, जो सारा स्पॉन्सर करना है इसको, ठीक है, इनिशिएट करना है इसको, वो किसने किया. तो आपको अगर पूछा जाएगा तो दो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं. ठीक है, दो इंस्टीट्यूट्स है. एक है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, अमेरिका में ही लॉन्च हुआ ये. ठीक है, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एक बड़ा इंस्टीट्यूट था वहाँ 1990 में, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी एक बड़ा इंस्टीट्यूट था. इन दोनों की कोलैबोरेशन से ये पहले लॉन्च हुआ. तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, यहाँ तक आपसे पूछे जाएंगे बताओ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या, आप बोलोगे ये प्रोजेक्ट है ऐसा विच इज़ मेंट टू सीक्वेंस होल डीएनए ऑफ द ह्यूमंस. ठीक है, ओके, तो आपसे पूछे जाएंगे बताओ जीनोम क्या होता है. ठीक है, आप बोलोगे जीनोम मतलब डीएनए इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, होगी बोलती बंद उसकी. ठीक है, आपको बोलेंगे अब बताओ ह्यूमन जीनोम में कितने ये क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आप बोलोगे ये भी कोई पूछने की बात है, 23 होते हैं. ठीक है, तो एस्टिमेटेड कितने बेस पेयर्स है इस हमारे जीनोम में, यानी ये एडेनिन थाइमिन है ना, ये बेस पेयर्स है, ये एडेनिन थाइमिन. ठीक है, गोनिन साइटोसिन. ठीक, कितने बेस पेयर्स है, आप बोलोगे 3 × 10⁹, जिसको बोलते हैं 3 बिलियन भी. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है. ठीक है,
तो आपको बोलेंगे बताओ कब लॉन्च हुआ, आप बोलोगे 1990। आपको बताओ कब खत्म हुआ, आपको बोलेंगे 2000, आप बोलोगे 2003, ठीक है। आपको अगर बोलेंगे बताओ कितने ईयर प्रोजेक्ट था, आपको बोलोगे ये तो ईजी है, 2003, 1990, यहाँ तक कितने साल आते हैं, 13 ईयर प्रोजेक्ट है, ठीक है। और आपको बोलेंगे कि किसने लॉन्च किया था सबसे पहले, ये किसने इनिशिएट किया था, किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएट किया था। यू विल स्ट्रेट अवे टेल देम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ओके, नाउ अब हम पहले जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द गोल्स ऑफ एचजीपी, ठीक है। इस एचजीपी के गोल्स क्या थे, ठीक है। व्हाट आर द गोल्स ऑफ द एचजीपी, ठीक है। इस एचजीपी के गोल्स क्या है, ठीक है। तो गोल्स मतलब क्या सोच के लॉन्च किया था, क्या एक्सपेक्टेशंस थी इनकी, ठीक है। देखो हम कोई चीज़ हम जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको फॉर एग्जांपल मेरे कोई दोस्त है, ठीक है। मैंने बोला इनको चलो आज हम जाते हैं कहीं पे पिकनिक जाते हैं, ठीक है। तो इनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशंस होंगी ये हमें वहाँ खाना खिलाएगा, ठीक है। फिर हम वहाँ ये करेंगे, फिर हम वहाँ ये करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस वही जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च करा था तो उस वक्त क्या क्या सोच के ये लॉन्च करा था, क्या क्या सोचा था इन्होंने, फिर वहाँ से क्या मिला वो अलग बात है, लेकिन क्या गोल्स थे इनके, ठीक है। क्या ये सोच एक्सपेक्टेशंस में रखी थी कि वो हम पूरी करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर हम रीड कर सकते हैं आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन्स। सबसे पहला गोल था इनका कि हमें देखना है कितने जीन्स हैं, बराबर जितने भी जीन्स हैं ना उनको सबको हम आज एस्टिमेट करने वाले हैं, जितने भी हैं, ठीक है। हम एक को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, सबको एस्टिमेट करके आएंगे। अब तो जब हम वापस आएंगे सारे जीन्स को एस्टिमेट करके आएंगे, ठीक है। फिर हमें कोई भी पूछेगा बताओ ह्यूमंस में कितने जीन्स हैं, हम बराबर बोलेंगे कहाँ कितने जीन्स हैं, कौन कहाँ जीन है, ठीक है। तो पहला गोल तो यही था। दूसरा था सीक्वेंसिंग ऑफ द 3 बिलियन केमिकल। तो जैसे मैंने बोला एस्टिमेटेड था कि 3 बिलियन बेस पेयर्स है, तो उन सभी को सीक्वेंस करना। हम एक एक करके बोलेंगे हाँ भाई पहले एडेनिन थाइमिन है, फिर गोनिन साइटोसिन है, फिर से गोनिन साइटोसिन है, बराबर हमें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट यानी 3 बिलियन बेस पेयर्स का सीक्वेंस बराबर पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा गोल था कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम सारी डाटाबेस में डाल देंगे, ठीक है। वो हम स्टोर रखेंगे ताकि आगे कभी भी हमें वो ज़रूरत पड़े हम उसको यूज़ कर सके। फोर्थ गोल था हमें इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, ठीक है। तो देखो डाटाबेस में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आने वाली थी, ठीक है। तो हम साइड बाय साइड ये भी था कि जहाँ जैसे जैसे हमें डाटा जिस हिसाब से हमें डाटा जनरेट हो उसी हिसाब से हम टूल्स को भी इम्प्रूव करें ताकि वो डाटा जो है ना वो अच्छे से हम एनालाइज कर सके, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट था ये गोल, ठीक है। कि हमें जो जैसी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी वैसे ही तरह के यहाँ से हम टूल्स इम्प्रोवाइज़ करेंगे। देखो जो है ना इट इज़ नीड इज़ ए मदर ऑफ इन्वेंशन, वैसे ही कुछ है, ठीक ना। टेक्नोलॉजी तभी आती है जब हमें उसकी ज़रूरत फील होती है, ठीक है। तो हमें जहाँ जैसी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकलने वाली थी हम उसी हिसाब के टूल्स यहाँ से इम्प्रोवाइज़ करने वाले थे, ठीक है। तो ये भी एक हमारा गोल था। तो और एक गोल था कि ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स। जो भी दूसरे सेक्टर्स हैं जिनको जो डिपेंडेंट है ह्यूमन्स पे, ठीक है। ह्यूमन मतलब ज़्यादातर मेडिसिन के सेक्टर्स, ठीक है। तो जो ह्यूमन्स पे डिपेंडेंट ह्यूमन रिसर्च पे डिपेंडेंट है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, कोई ऐसे जो भी डाटा यहाँ से मिले वो हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि अगर उसमें से कोई पार्ट उनको यूज़ कर सके फिर वो, ताकि वो अपना एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सके, वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो सिंपली ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स, ठीक है। एंड ए इंपॉर्टेंट था एड्रेस ELSI इथिकल लीगल एंड सोशल इशूज़ दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो ये प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसमें हम ह्यूमंस के DNA को सीक्वेंस करने वाले थे, ठीक है। वहाँ से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी निकल सकती थी जिससे सोसाइटी में कुछ ये हो सकते थे, सोसाइटी में कुछ इथिकल इश्यूज़, ठीक है, मॉरल इश्यूज़ अराइज हो सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने किसी रेशियल इश्यूज़ ऐसा अराइज हो सकते, फॉर एग्जांपल ब्लैक्स वाइट्स, ठीक है। वाइट्स में कुछ ऐसे DNA में कुछ ऐसा मिला जो ब्लैक्स में नहीं मिला, ठीक है। तो या ब्लैक्स में कुछ ऐसा मिला जो वाइट्स में नहीं मिला, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर बाहर चली गई कि हाँ ब्लैक्स के DNA में ये होता है, वाइट्स के DNA में ये होता है, ठीक है। तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हमारी DNA में ही सुपीरियरिटी है, या ऐसे कुछ इश्यूज़ अराइज हो सकते हैं कि ह्यूमन्स में ऐसा है, ह्यूमन्स में ऐसा है, ठीक है। या कहीं पे कोई एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, ठीक है, तो लीगल इशू बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ को हमें एड्रेस करना था, यानी ये अराइज ना हो इसके लिए पहले से ही हमें सावधान रहना था या हमें हम केयरफुल रहना था, ठीक है। तो मेन गोल्स तो इसमें सब पहले ही 3 है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा सरप्लस गोल्स है, ठीक है। तो क्या क्या आपको कोई भी बोलेगा क्या सबसे पहले ये सोचा था कि सारी जीन्स जो उनको एस्टिमेट करेंगे। दूसरा गोल था कि सारे बेस पेयर्स को सीक्वेंस करेंगे। तीसरा गोल था जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी स्टोर रखेंगे, ठीक है। फोर्थ गोल था कि टेक्नोलॉजी के टूल्स इम्प्रोवाइज़ करेंगे, ठीक है। फिफ्थ गोल था कि जो भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी वो ट्रांसफ़र करेंगे अदर सेक्टर्स को, ठीक है। फिफ्थ गोल था कि जो भी इथिकल लीगल सोशल इश्यूज़ है उनको सबको एड्रेस कर देंगे, ठीक है। ओके नाउ
नाउ मेथडोलॉजीज, ठीक है। अब ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है मेथडोलॉजीज, ठीक है। मेथड्स होते हैं हमारे पास, दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, दो अप्रोच। मेथडोलॉजीज मतलब अप्रोच, सीक्वेंसिंग करने के अप्रोच, ठीक है। दो अप्रोच होते हैं हमारे पास सीक्वेंसिंग करने के, ठीक है। ये जनरल चीज़ है, ठीक है। दो अप्रोच होती है हमारे पास, एक तो होता है एक्सप्रेसिव सीक्वेंस टैग्स, दूसरा होता है सीक्वेंस एनोटेशंस, ठीक है। तो देखो एक्चुअली देखो हमारा डीएनए बहुत लंबा है, ठीक है। इस लंबे डीएनए में ये सारा डीएनए जो है ना, ये मान लो ये यहाँ पे मैं समझाऊंगा, ये डीएनए है ना, ये जो लंबा डीएनए इसमें सारा आरएनए नहीं बनाता है, सारा ट्रांसक्राइब नहीं होता है, ठीक है। मान लो ये पोर्शन आरएनए बनाता है, ठीक है। ये पोर्शन आरएनए बनाता है, ठीक है। ये पोर्शन आरएनए बनाता है, ठीक है। तो सारा पोर्शन आरएनए नहीं बनाता है, कुछ पोर्शन जो है ना वो आरएनए नहीं भी बनाता, ठीक है। तो हमारे दो अप्रोच हो सकते हैं, या तो हम सिर्फ इस वाले को सीक्वेंस करें, इस वाले पे अपना ध्यान रखें, हमारा सारा सीक्वेंसिंग अप्रोच सिर्फ इसके सेंटर्ड में रखें, यानी जो वाला आरएनए बनाता है, ये वाला, ठीक है। जो वाला आरएनए बनाता है, ठीक है, इसके तरफ हम अपना सीक्वेंस अपना मतलब फोकस रखें, ठीक है। हम बस इन्हीं जीन्स को आइडेंटिफाई करें जो आरएनए में ट्रांसक्राइब हो सकते हैं। अगर हम ऐसा अप्रोच रखेंगे, अगर हम ऐसे सीक्वेंसिंग करेंगे कि हम सिर्फ अपना फोकस उन्हीं जीन्स पे रखेंगे जो जीन्स आरएनए बनाते हैं, ठीक है, तो इस अप्रोच को बोलते हैं एक्सप्रेसिव सीक्वेंस टैग्स। तो आपको कभी बोलेंगे कोई व्हाट इज एक्सप्रेसिव सीक्वेंस टैग्स, आप बोलोगे एक्सप्रेसिव सीक्वेंस टैग्स एक अप्रोच है डीएनए सीक्वेंसिंग का, एक अप्रोच है डीएनए सीक्वेंसिंग का, जहाँ पर अपना हम फोकस रखते हैं सिर्फ उन्हीं जीन्स पे जो आरएनए में ट्रांसक्राइब होते हैं, ठीक है। जो डीएनए का पोर्शन आरएनए में ट्रांसक्राइब नहीं होता है, जो जीन्स आरएनए में ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं, उनको हम सीक्वेंस करते ही नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेसिव सीक्वेंस टैग्स, ओके। दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। सीक्वेंस एनोटेशन मतलब हम क्या करेंगे, काम ये है ना, ये सारा डीएनए हम जाएंगे इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक सारा सीक्वेंस कर देंगे पूरा, फिर बोलेंगे ये पोर्शन जो है ना ये नहीं करता आरएनए, ये करता है, ये नहीं करता है, ये करता है, ये नहीं करता है, ठीक है, ये करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे तो मतलब पहले सीक्वेंस करना सारा का सारा, फोकस सारी की सारी पे रखना, फिर लास्ट पे असाइन करना, भाई ये वाला सेगमेंट जो है ये नहीं करता है कोड, ये वाला सेगमेंट करता है कोड, ठीक है। इसी को बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, यानी सीक्वेंसिंग होल ऑफ द जीनोम कंटेनिंग ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैंने अपना फोकस रखा सिर्फ उसी पोर्शन पे जो आरएनए, अगर मैंने सिर्फ उसी हिस्से को सीक्वेंस किया जो आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव सीक्वेंस टैग्स। अगर मैंने सारे को फोकस किया, सारे डीएनए को, फिर असाइन किया कि हाँ ये फंक्शनल है, ये नॉन फंक्शनल है, उसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। और अगर आपको पूछा जाएगा कभी भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन सा फॉलो किया गया, दैट विल बी द सीक्वेंस नोटेशन, ठीक है। आपको क्वेश्चन था आया फॉर एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथडोलॉजीज वाज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथडोलॉजीज वाज या अप्रोचेस वाज यूज्ड इन एचजीपी, एचजीपी में कौन सा मेथडोलॉजी यूज़ किया गया था, 1 एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, 2 सीक्वेंस एनोटेशंस, 3 बोथ दीज, नन ऑफ दीज। आप बोलोगे सीक्वेंस एनोटेशन इज अ राइट आंसर, ठीक है, ओके। अब देखो कैसे कर सकते थे, कैसे करना क्या था, प्रोसीजर एक्चुअली हमें डिस्कस नहीं करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा दिया है हमने, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सा बताएंगे। तो सबसे पहले हमें आइसोलेट करना होता है डीएनए को फ्रॉम द सेल, ये आप नहीं लिखोगे अपनी कॉपी पे, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर इसको फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है, फिर हर किसी फ्रैगमेंट को क्लोन करना होता है बैक्टीरिया और यीस्ट में, ठीक है, यूजिंग बैक एंड वैक एज वेक्टर्स फॉर एम्पलीफिकेशन। ये आपको यूज बोला जा सकता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए कौन से वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। मैंने वहाँ पर पढ़ाए थे, मैंने बोला था इनकी कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, एंड बिकॉज इनकी कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है इसीलिए इनको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है, बिकॉज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बड़े बड़े जीन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं चलेंगे प्लाज्मिड्स, यहाँ पे बड़े जीन्स हैं, तो यहाँ पे चढ़ेंगे, चाहिए हमें बड़े जो वो वेक्टर जिनकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे दो ही है, बैक एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो इन्हीं को यूज़ करते हैं हम क्लोनिंग के लिए, ठीक है। फिर हम वो सीक्वेंसिंग करते हैं उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की यूजिंग द ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, ठीक है। फ्रेडरिक सैंगर एक साइंटिस्ट था जिसने सीक्वेंसिंग मेथड्स डिस्कवर किए थे, ठीक है, या इन्वेंट किए थे, ठीक है। तो उन्हीं सीक्वेंसिंग मेथड्स को हमने टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र करके ऑटोमेटेड मशीन्स बनाई है जो हमें सीधा करके देते हैं सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो उन्हीं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स में हम उन फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन्स हम जो सीक्वेंस है उनको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंसेस यूजिंग
फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ करके उनको अलाइन करते हैं। ये बहुत ही कम्प्लेक्स चीज़ है, इतना सिंपल नहीं है जितना मैंने यहाँ पर बोला है, ठीक है। बट फिर भी आप थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो क्या क्या स्टेप्स है ग्रॉसली, ठीक है। इस पर बिल्कुल ही फोकस नहीं करना बिकॉज इट इज़ टोटली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस बुक। इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है। सीक्वेंसिंग क्या होती है, फ्रेडरिक सैंगर के क्या सीक्वेंसिंग मेथड्स है, ये बहुत ही ये हायर बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। दिस नीड नॉट बी डिस्कस्ड हियर। यहाँ पर बस अगर आपको याद रहे, ठीक है, बस इतना याद रहे, सबसे पहले ये डीएनए होता है, इसको फिर हम पहले फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर इन फ्रैगमेंट्स को क्लोन करते हैं यूजिंग वेक्टर्स बैक एंड यैक। ये आपको नीट में क्वेश्चन आया था एक बार, और ये पूछा भी जा सकता है ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यू विल straight away answer back and yak. What is back? Bacterial artificial chromosome. What is yak? Yeast artificial chromosome, ठीक है। एंड उसके बाद हम किसका, ये भी पूछा जा सकता है हम किस साइंटिस्ट का मेथड यूज़ करते हैं सीक्वेंसिंग के लिए, तो इट इज़ फ्रेडरिक सैंगर। तो ये क्वेश्चन भी आप नीट के लिए याद रखोगे, फ्रेडरिक सैंगर का मेथड हम यूज़ करते हैं सीक्वेंसिंग के लिए, और वो मैनुअली हम यूज़ नहीं करते, हमारे पास उसके लिए ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर्स है, ये मशीन दिखाई गई है यहाँ से, ठीक है। और फिर हम जो हमारे पास सीक्वेंसिंग हो जाएगी उसमें ओवरलैपिंग रीजन्स जो होंगे दो सीक्वेंसेस के बीच में, मान लो ये एक सीक्वेंस है, ये दूसरी सीक्वेंस है, ठीक है। तो इन दोनों, इसमें थोड़ा सा आधा रह गया होगा, इसमें आधा रह गया होगा, ठीक है। जो ओवरलैपिंग सेम इसमें आ रहा है, सेम उसमें, उससे हमें पता चलेगा ये पहली है, ये इसके बाद की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं हम, ठीक है। तो बिकॉज दिस इज़ नॉट द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन, ठीक है। हम इनको ओवरलैपिंग रीजन्स के बेस पे सीक्वेंस करेंगे, मतलब पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंसेस, फिर हम उसके बाद अलाइनमेंट करेंगे सीक्वेंसेस की यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, या कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बेस पे हम इनको फिर जोड़ेंगे सीक्वेंसेस को, ठीक है। और हमें पूरा का पूरा लेंथ ऑफ द डीएनए बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। आपने वो गेम देखी है ना जो बचपन में जो छोटे छोटे वो ब्रिक्स होते थे, फिर उनको जोड़ के बोलते थे बनाओ मकान बनाओ या कोई चीज़ बनाओ, जो छोटे बच्चों को देते हैं, ठीक है। वो कैसे उनको कैसे पता चल जाता है ये यहाँ ये ब्रिक यहाँ लगानी, ये ब्रिक यहाँ लगानी, क्योंकि वो छोटे वो ओवरलैपिंग सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। उनको लगता है ये कंप्लीमेंट्री इसके साथ, तभी वैसे ही हम इन सीक्वेंस को भी जोड़ते हैं, ठीक है। चलो, नो नीड टू ponder over here, ठीक है। just remember we isolate DNA from the cell, we break into fragments, and here you have to remember कि हम क्लोनिंग के लिए बैक एंड यैक को यूज़ करते, हम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस को यूज़ करते, सीक्वेंसिंग करते हैं, जिनमें फ्रेडरिक सैंगर्स मेथड यूज़ किया जाता है। फिर हम ओवरलैपिंग सेगमेंट्स के भी रीजन्स के बीच पे इनको अरेंज करते, एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़ करके हम क्या करते हैं, उनको फिर अलाइन करते ताकि हमारा पूरा लेंथ फिर से जनरेट हो जाएगी। वापस हम उनको नहीं जोड़ते, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम्स की वजह से हम उनको वर्चुअली जोड़ते हैं, ठीक है। ऐसा समझ। चलो, तो ये हो गया प्रोसीजर, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया है कि मतलब क्या करते हैं, ठीक है। ये पहले देखो लीवर से हमने डीएनए लिया, तो फिर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ जीनोमिक फ्रेगमेंट्स बना दिए, ठीक है। फिर उनकी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ बना दी हर एक फ्रेगमेंट की, फिर सीक्वेंसर्स को यूज़ करके हमने सीक्वेंसेस जनरेट की, एंड लास्ट पे हमने कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ करके उनको अलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो ये फ्रेडरिक सैंगर के बारे में, ये फ्रेडरिक सैंगर है आपका, देखो ये अच्छा, बहुत ही अच्छा फ्रेडरिक सैंगर, ठीक है। स्माइलिंग फ्रेडरिक सैंगर बिकॉज ही हैज़ इन्वेंटेड ग्रेट टेक्निक ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। और ये आपको बोलता है, आपको शायद लगता है कि मैंने सिर्फ डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए टेक्निक डेवलप नहीं की है, नहीं है, नहीं, मैंने सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स के लिए भी टेक्निक्स जनरेट की है, ठीक है। जो हम प्रोटीन्स को बोलते हैं ना, प्रोटीन्स में पहले ये अमाइनो एसिड्स है, ग्लाइसिन है, फिर वैलिन है, ठीक है। ये जो सीक्वेंसिंग प्रोटीन्स की हम करते हैं, प्रोटीन्स की भी सीक्वेंसिंग, उसमें पहला अमाइनो एसिड कौन सा है, दूसरा अमाइनो एसिड कौन सा है, वो भी हम सैंगर्स के मेथड से ही करते हैं। तो इसका मतलब आज जिस भी प्रोटीन का हमें स्ट्रक्चर पता है, आज जिसके भी डीएनए का हमें स्ट्रक्चर पता है, द क्रेडिट ऑल गोज टू दिस मैन कॉल्ड फ्रेडरिक सैंगर। इज अ ब्रिलियंट मैन, यू शुड रिमेंबर हिज फेस। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट शोइंग हिज टीथ, ठीक है। तो बट ही इज स्माइलिंग, परहैप्स ही डजंट हैव टीथ, ठीक है। तो छोड़ो ये सब चीज़ें, बट याद रखो ये फ्रेडरिक सैंगर जो है ना, ये जो है देखो देख रहा है, ठीक है। यही इसी ने सीक्वेंसिंग मेथड जो है डिवाइस की है प्रोटीन्स और डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए। अब मैंने इतना क्यों बोला इसके बारे में, बोल रहा हूँ आपको इसका नाम याद रहना चाहिए, फ्रेडरिक सैंगर, ठीक है। तो ये बोला डीएनए इज कन्वर्ट इनटू रैंडम फ्रैगमेंट्स एट देयर आर टेक्निकल लिमिट। अब फ्रैगमेंट्स में ब्रेक क्यों करते हैं, ठीक है, सीधे ऑटोमेटिक सीक्वेंसर्स में क्यों नहीं डालते। अगर आपको ये कभी पूछा जाए ना, तो अब इसका सिंपल सा आंसर है कि फ्रैगमेंट्स जो है ना वो ईजी होते हैं हैंडल करने, ठीक है। जो लेकिन लार्ज डीएनए हमारा, उसको हैंडल करना ईजी नहीं होता, वो टूट सकता है, वो डैमेज हो सकता है, इसीलिए हम इसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में यूज़ करते हैं, जो टेक्निकली हम ईजिली हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। तो HGP वॉज क्लोजली एसोसिएटेड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये मतलब कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इसके साथ कोलाब्रेशन में
डीएनए एचजीपी वर्क कर रहा था, क्योंकि इसके बगैर पॉसिबल नहीं था, ठीक है। सीक्वेंसिंग वीसिंग के बगैर के लिए सबके लिए टेक्नोलॉजिकल एड चाहिए, टेक्नोलॉजिकल हेल्प चाहिए, वरना बहुत टाइम लगेगा अगर हम मैनुअली करेंगे। मान लो ये सीक्वेंसिंग ही ले लो, ठीक है, अगर हम मैनुअली करेंगे पता नहीं कितने सेंचुरीज लग जाती, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेटेड सीक्वेंसर्स वी हैव डन दिस इन ओनली 13 years, ठीक है। So it is already, it goes to this bioinformatics, that is the application of computer science in the field of biology and medicine that we have been able to pace up, ठीक है। तो pace up, okay। Now कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। देखो वैसे तो मैंने बोला 2013 में कंप्लीट हुआ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैंने बोला था कि एक्सेप्शन एक है, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ क्रोमोजोम नंबर 1। क्रोमोजोम नंबर 1 है ना, ये तो मई 2006 में, इट वाज लास्ट क्रोमोजोम टू बी सीक्वेंसड, ये मई 2006 में सीक्वेंस हुआ, ठीक है, ये क्रोमोजोम नंबर 1, ठीक है। तो इसके बारे में आप ये चीज़ ध्यान दोगे कि मेक दिस क्रोमोजोम नंबर 1 वाज लास्ट क्रोमोजोम टू बी सीक्वेंसड, ठीक है। और ये कब सीक्वेंस हुआ, ये 2006 में सीक्वेंस हुआ, ठीक है। तो इसके अलावा आप ये याद रखोगे कि सिर्फ ह्यूमंस नहीं है जिनका डीएनए सीक्वेंस किया गया आज तक। बैक्टीरिया, यीस्ट, ये सिनोरैप्टाइड्स एलिगेंस, ठीक है, ड्रोसोफिला प्लांट्स जिसमें राइस और अरेबिडोप्सिस आता है, इन सब का भी डीएनए सीक्वेंस हो चुका है, ठीक है, आज तक, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ह्यूमंस का अभी तक डीएनए सीक्वेंस किया, ठीक है। अब हम देखेंगे इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, क्या क्या साइलेंट फीचर्स हमें मिले इससे ह्यूमन जीनोम की, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें लास्ट पे 13 साल के बाद हमें क्या क्या चीज़ें पता चली, ठीक है। व्हाट डिड वी गेट फ्रॉम इट। गोल्स तो लेके चले थे हम, बहुत सारे गोल्स लेके चले थे कि सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सारे बेस पेयर्स को सीक्वेंस करेंगे, ठीक है। हम ये लेके चलेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रखेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे टूल्स को, अदर सेक्टर्स को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, और एथिकल लीगल सोशल इशूज़ एड्रेस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करें कि फिर बाद में हमें मिला क्या, मतलब मेन चीज़ें हमें क्या पता चली फिर ह्यूमन जीनोम के बारे में आफ्टर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। सबसे पहली बात जो हमें पता चली दैट वाज कि ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, जिसको हम लिख सकते हैं 3.164 बिलियन भी। तो एग्जैक्टली हमें फिगर पता चला कि कितने, एस्टिमेटेड था 3 बिलियन और बराबर नहीं थे, लेकिन एग्जैक्ट फिगर हमें पता चला कि 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस है या 3.164 बिलियन है, ठीक है। दूसरा बात एक पता चला कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो है ना दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट 30,000, ठीक है, 30,000 जीन्स है, 30K जीन्स है, ठीक है। तीसरी बात हमें पता चली कि एवरी जीन जो होता है, एक एवरी जीन में 3,000 बेसिस होता है या बेस पेयर्स होता है, ठीक है, बट इंडिविजुअल साइज बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है, ठीक है। तो और लार्जेस्ट जीन जो हमें मिला है दैट इज़ डिस्ट्रोफिन जीन। आपको पता है उसके एब्सेंस से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ठीक है, पढ़ा है हमने। उस जीन में अकेले में 2.4 मिलियन बेस है, यानी 2.4 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स हैं इसमें, ठीक है, अकेले डिस्ट्रोफिन में। बहुत ही बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन जीन, ठीक है, जो एक्स क्रोमोसोम पे रहता है, ठीक है। तो क्या क्या पता चली हमें, पता चली 3 बिलियन यानी 3.164 बिलियन बेस पेयर्स है टोटल, 30,000 जीन्स है और एवरेज में 3,000 बेस है। तो 3 बिलियन 30,000 3,000, ठीक है। 3 बिलियन क्या है बेस पेयर्स, 30,000 क्या है एवरेज टोटल नंबर ऑफ जीन्स, 3000 क्या है एवरेज बेस पेयर्स इन 1 जीन, ठीक है। और लार्जेस्ट जीन कौन हमें पता चला, डिस्ट्रोफिन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 24, ठीक है। तो ये दिखा रहा है ये डिस्ट्रोफिन क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पे, ठीक है। तो कितने हैं 2.4 मिलियन बेसिस है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पता चला 4 पॉइंट 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस आर सेम इन ऑल पीपल। तो यहाँ पे एक स्ट्राइकिंग फीचर हमें मिल रहा है कि हम जो बोल रहे होते हैं ये वो है ये वो है ये वो है, असल में 99.9% जो है ना डीएनए के लेवल पे हम सेम होता है। जो हमें डिफरेंस है ना दैट इज़ ओनली 0.1%, ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 × 10⁶ बेस पेयर्स, ठीक है। सिर्फ इन 3 × 10⁶ बेस पेयर्स या 0.1% डीएनए में हमें डिफरेंस है, बाकी 99.9% जेनेटिकली हम सभी सेम है। तो ये एक स्ट्राइकिंग फीचर पता चला हमें, ठीक है, जो अक्लमंदों के लिए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट बात थी। कभी भी यू शुड नॉट कंसिडर कि वन इज़ अबो अदर, ठीक है। वी आर एसेंशियली एवरीवन इज़ एसेंशियली सेम, ठीक है। एंड इसका मतलब दिमाग के तौर पे भी सेम होंगे 99.9%, ठीक है। तो अगर 99.9% सेम है इसका मतलब एवरीवन कैन डू व्हाट एवरीवन एल्स इज़ डूइंग, ठीक है, या what someone is thinking that he cannot do or he or she cannot do. So it means it all depends on our will. What we want to do we can do it only if we have the will to do it, ठीक है। So बस इतना ही है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, और पॉइंट नंबर 5 क्या पता चला कि 50% जीन्स जो है ना उनका फंक्शन अननोन है, ठीक है। 50% जीन्स का हमें फंक्शन समझ ही नहीं आया, ठीक है। 50% जीन्स हमें हमें वो पता ही नहीं इनका काम क्या है जीनों में। ऐसे हमने जब ने देखा ना, हम बोल रहे ये जीन ये क्या करता है, हमें कोई विजिबल फंक्शन पता नहीं है फिजियोलॉजी में इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ऐसा हमें मिला कि 50% जीन्स जो है ना उनका हमें फंक्शन अभी पता ही नहीं है कि ये ह्यूमन बॉडी में करते क्या है, ठीक है। तो मे भी पता चल सकता है आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमें 50% डिस्कवर्ड जीन्स का फंक्शन प्रेजेंट नहीं है, यानी हमें जिनका फंक्शन प्रेजेंट पता है वो सिर्फ 50% है, ठीक है। तो 99.9% इंडिविजुअल सेम है, और 50% जीन्स डिस्कवर्ड जीन्स का फंक्शन हमें पता ही नहीं है, ठीक है। और ये पता चला कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ना वो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, इसमें सबसे ज़्यादा जीन्स है 2968, इसीलिए इसको टाइम लगा, मे 2006 में कंप्लीट हो गया। एंड वाई क्रोमोसोम तो है ही छोटा सबसे, इसमें 231 जीन्स है, ठीक है। और जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स है ना, या प्रोटीन कोडिंग जीनोम है, वो लेस देन 2% है, ठीक है। ठीक है, सिर्फ 2% से कम जीनोम प्रोटीन्स बनाता है, बाकी प्रोटीन्स बनाने के बगैर ही फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये भी आपको, अगर आपको कभी पूछा जाएगा विच आउट ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन्स, तो इट इज़ ओनली लेस देन 2% डीएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। और पॉइंट नंबर 8 क्या पता चला, पॉइंट नंबर 8 पता चला कि एक लार्ज पोर्शन डीएनए में, ऐसे देखो जी दिख रहा है, ठीक है। एक लार्ज पोर्शन डीएनए में ऐसा है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, लाइक यहाँ पर GATA गाटा, ठीक है। तो एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बार बार रिपीट होती है, ठीक है। जैसे गाटा 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 गाटा, पूरी दुनिया में गाटा हो गया, ठीक है। तो गाटा गाटा गाटा, डीएनए में भी गाटा गाट, ठीक है। तो ऐसे आपको दिख रहा है एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 8 पॉइंट, हमें क्या पता चला कि वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस। तो एक कंसिडरेबल एक हिस्सा डीएनए का जो है वो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का बना हुआ है, रिपीटेड सीक्वेंसेस का बना हुआ है, ठीक है। तो इसको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो दे हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन इनसे हमें क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स और एवोल्यूशन में थोड़ा सा वो इनका रिलेशन दिखता है वहाँ पे, वो हम देखेंगे वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका फंक्शन बस जो है ना, ये एवोल्यूशनरी ट्रेसिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं है। बट इनको हम यूज़ कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के लिए, लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आगे हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी पे बेस्ड होती है, ठीक है। हमें यहाँ पर वो नहीं समझना है, हमें यहाँ पर समझना है कि हमें क्या पता चला। पता है हमें ये चला कि एक डीएनए का एक ऐसा हिस्सा भी है जहाँ पे क्या होता है, ऐसे ही एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, वन आफ्टर अदर, ऐसे जी, जैसे GATA 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 GATA, ये 8 रिपीट्स है फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन में, ठीक है। दूसरे पर्सन में मान लो 9 रिपीट्स है, तीसरे पर्सन में 10 रिपीट्स है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिपीट जो है ना, ये सेम नहीं होते दो इंडिविजुअल्स में, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग होते हैं। यही देख के एलेक्स जेफरीज ने को आइडिया आया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। आगे आप देखोगे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। रिकोगनाइज करते हैं इंडिविजुअल्स को बेस्ड ऑन देयर डीएनए, ठीक है, जिसको कभी आल्टर नहीं कर सकते। वो उसको एलेक्स जेफरीज को यही देख के आइडिया आया था कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो है ना, ये इनका नंबर जो है ना, नंबर ऑफ रिपीट्स वो डिफरेंट होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। लेकिन छोड़ो सब, यहाँ पे हमें मुद्दे की बात ये याद रही कि हमारे डीएनए में एक लंबा स्ट्रेच है जहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, यानी एक छोटी सी सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है। और नंबर 9 पॉइंट हमें क्या पता चला कि 1.4 मिलियन लोकेशंस पे सिंगल बेस डिफरेंसेस है, ठीक है। यानी सारा सीक्वेंस सेम है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशंस को हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स या SNPs, ठीक है। तो दे हेल्प टू फाइंड क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। इनका भी ये एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में रोल है, ठीक है, जो समझने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बस आप याद रखो कि 1.4 मिलियन लोकेशंस पे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस है, एंड दीज आर कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है। तो लास्ट पे हमें पता क्या चला, अब हमें पता क्या चला, अब हमें पता चला 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स है, ठीक है, या 3.164 बिलियन बेस पेयर्स है। नंबर 2 पता चला 30,000 जीन्स है। नंबर 3 पता चला 3000 जीन्स है एवरेज जीन में, ठीक है। 3000 बेस पेयर्स है एवरेज जीन में, लेकिन लार्जेस्ट जो है डिस्ट्रोफिन एक्स क्रोमोसोम पे, उस पे 2.4 मिलियन है, ठीक है। हमें पता चला कि 99.9% जीनोम सेम है। हमें पता चला कि
हाँ, रिपीटेटिव डीएनए एक कंसिडरेबल पोर्शन बनाता है नहीं। उसके बाद हमें ये पता चला कि लेस देन 2% जो है दैट कोड फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता चला कि क्रोमोसोम नंबर 1 इज़ लार्जेस्ट एंड क्रोमोसोम नंबर वाई इज़ स्मॉलेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमें पता चला कि रिपीटेटिव डीएनए जो है ये एक कंसिडरेबल पोर्शन बनाता है, लार्ज पोर्शन बनाता है हमारे डीएनए का। ठीक है, और उसके बाद हमें पता चला कि 1.4 मिलियन लोकेशंस पे डीएनए जो है ना उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड की डिफरेंस होती है। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं 1.4 मिलियन लोकेशंस पे जो हमें मिलते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है डीएनए सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की डिफरेंस है, दैट्स कॉल्ड ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस व्हाट वी कॉल एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आई होप आपको सारा समझ आया होगा। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट दिस सेकंड टॉपिक दैट्स कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या व्हाट वी आल्सो कॉल्ड एज डीएनए प्रोफाइलिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग, इस टेक्निक से पहले हम क्या करते थे, हम सीधे करते थे, हम अंगूठा लेते थे। ठीक है, जब भी हमें किसी को आइडेंटिफाई करना होता था किसी इंडिविजुअल को, हम उसका अंगूठा लेते थे। लेकिन उसमें क्या होता था, उस मैनुअल जो है फिंगरप्रिंट है ना, जो नॉर्मल फिंगरप्रिंट, उसमें क्या हो सकता था कभी कोई अपना अंगूठा ही काट देता। फिर कैसे बोलता, आप कैसे ढूंढते आप उसका फिंगरप्रिंट, अगर आपको उसको आइडेंटिफाई करना हो। मान लो उसने चोरी करी थी। ठीक है, अब उसको लगा मैं फंस गया, मुझे फांसी देगी, तो उसने बोला जान जाने से बेहतर है कि अंगूठा ही जाए। ठीक है, तो उसने अंगूठा ही काट दिया। ठीक है, आप कैसे ढूंढोगे अब ये कहाँ है। या किसी ने काम किया, किसने उसकी स्किन ही उठा दी। ठीक है, इसने डैमेज कर दिया, जला दिया उस अपनी स्किन को वहाँ पे, ताकि उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। ठीक है, लेकिन अपना डीएनए तो कोई नहीं जला सकता ना, तो इतनी सारी सेल्स है तो वो तो सीधे मारने के बराबर है। तो डी अगर मर भी गया फिर भी सेल्स वही हैं, फिर भी हम डीएनए ले सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए को कोई नहीं डैमेज कर सकता। ठीक है, डीएनए को तक वो नहीं रीच नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए जो कन्वेंशनल डीएनए फिंगरप्रिंट है उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है किसने, इस डीएनए फिंगरप्रिंट ने, फॉर द आइडेंटिफिकेशन, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन या क्रूशल आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस। लेकिन जहाँ अभी ये चल रहा है वट वी जहाँ जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा मसला नहीं है, जहाँ मतलब ये डर्मल ये मतलब फिंगरप्रिंट्स को अल्टर नहीं कर सकते, वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्रूशियल मामलों में डीएनए यानी क्रिमिनल मामलों में, पैटर्नल डिस्प्यूट्स में, हम इसने कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है कंडीशन व्हाट वी कॉल एज कन्वेंशनल फिंगरप्रिंटिंग को। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हमें इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, तो बेसिक सी अगर हम इसको बोलेंगे, ये टेक्निक को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस आदमी के हाथ के नीचे ये लैब है, इसमें ये दिख रहा है, ये ऐसा होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऐसे आपने मतलब एक्सपेक्टेशन रखी होगी तो ऐसे 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 होगा, कुछ ऐसे हो फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, तो वैसे कुछ नहीं होता, अपेयरेंस ऐसी होती है जैसे इस हाथ के नीचे है, ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये कुछ पैटर्न ऑफ लाइन्स होता है, इट्स अ पैटर्न ऑफ लाइन्स। ठीक है, स्पेसिफिक टू ईच इंडिविजुअल। तो मैं अगर डिफाइन करूँगा ना ऐसे, इस हिसाब से, तो आई कैन से इट इज़ अ पैटर्न ऑफ लाइन्स फॉर्म्ड बाय रिपीटेटिव डीएनए। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा इसका बेसिस रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, पैटर्न ऑफ लाइन्स फॉर्म्ड बाय रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, आफ्टर ऑटो रेडियोग्राफी, ये भी समझेंगे पूरा आगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर सबसे अच्छी डेफिनेशन जो रहेगी ना वो ये रहेगी, पैटर्न ऑफ लाइन इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेटिव डीएनए आफ्टर ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, अब एक टेक्निक है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ दो इंडिविजुअल्स। और ये याद रहना चाहिए कि एलेक्स जेफरीज ने 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया। देखो ये एलेक्स जेफरीज यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख रहा है आपको। ठीक है, बोल रहा है कि अभी आप फ्रेडरिक सैंगर की तारीफ़ ही कर रहे थे बहुत। ठीक है, आपको क्या लगा कि बस वही है एक दुनिया में। ठीक है, ही इज़ नॉट द ओनली वन, I also contributed to the world of microbiology. I provided you with this technique called as DNA fingerprinting, which is an absolute way of identification, which cannot be cheated at all. ठीक है, so this is Alex Jeffries at your service, and what is he presenting you? He is presenting you this technique called DNA fingerprinting. ठीक है, and कब इसने प्रेजेंट किया इसको, 1985 में। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे बेसिस क्या है इसका। तो जैसे मैं बार बार बोल रहा था, इट इज़ बेस्ड ऑन रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है,
तो जैसे डीएनए में कुछ नॉन कोडिंग रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो नंबर ऑफ रिपीट्स जो है ना वो स्पेसिफिक होता है पर्सन टू पर्सन, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज द बेसिस, एक्चुअल बेसिस इज दिस। आई एम गोना हाईलाइट इट ट्वाइस, ठीक है। दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग, ठीक है। एवरी वन इज सेइंग दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवरी वन इज सेइंग दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस थिंग, व्हाट इज दिस थिंग, नंबर ऑफ रिपीट्स इज स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सबसे पहली बात, डीएनए में हमारे होते हैं रिपीटेटिव डीएनए, नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, जहाँ पे एक छोटी सी बेस पेयर होती है, ठीक है, सीक्वेंस होती है जो बार बार रिपीट होती है वन आफ्टर द अदर। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसमें नंबर ऑफ रिपीट स्पेसिफिक होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, या ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मान लो यहाँ पे पर्सन नंबर 1 है, तो इसमें देख लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीट्स है GATA सीक्वेंस की, ठीक है। तो ये दूसरा पर्सन है, इसमें इसी GATA सीक्वेंस की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीक्वेंसेस है। इस पर्सन 3 में इसमें 10 रिपीट्स है, ठीक है। तो 3 अलग अलग पर्सन है, इनमें 3 अलग अलग नंबर ऑफ रिपीट्स है, तो 3 अलग अलग लेंथ्स है इस GATA रिपीटेटिव डीएनए की, ठीक है। यही बेसिस बनाता है और आगे देखेंगे कैसे ये बेसिस बनाएगा, ठीक है। तो मान लो मैं आपको ऐसे बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल इसको हमने किसी तरीके से रेड एक्टिव मटेरियल से हाईलाइट कर लिया इस वाले क्रोमोसोम को, ठीक है, यानी जिस पे G8 इस वाले रिपीटेटिव सीक्वेंस को। तो इसमें कितनी लेंथ बनेगी, इसमें 8 रिपीटेटिव डीएनए की मान लो वो इतनी है, ठीक है। लेकिन इस वाले में लेंथ इतनी बनेगी, इस वाले में लेंथ इससे ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो इनमें लेंथ जो अगर हम इनको किसी तरीके से हाईलाइट करें, किस तरीके से प्रोजेक्ट करें किसी पेपर पे, तो इन तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग 3 अलग अलग लेंथ्स वाली लाइंस बनेगी। और यही आपको हिंट दे रहा होगा कि आगे हम करने क्या वाला है, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना समझेंगे, हमारे डीएनए में रिपीटेटिव को सीक्वेंसेस है और नंबर ऑफ रिपीट्स स्पेसिफिक या डिफरेंट है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। देखो, रिपीटेटिव डीएनए के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। रिपीटेटिव डीएनए हम बल्क जीनोमिक डीएनए से सेपरेट कर सकते हैं बाय टेक्निक कॉल्ड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में हाई वेलोसिटी से रोटेट करते हैं फ्लूइड को, ठीक है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से हम इस रिपीटेटिव डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं ज्यूरिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डीएनए। हमारा रेस्ट ऑफ द डीएनए ना, आफ्टर जब हमने डाइजेस्ट किया डीएनए को किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसके बाद हम इस रिपीटेटिव डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द मेन डीएनए बाय दिस टेक्निक कॉल्ड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। बल्क डीएनए जो है ना हमारा, वो मेजर पीक बनाता है और स्मॉल पीक्स जो है ना उनको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। ये हमारा यहाँ पे अगर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ये मेजर पीक जो है ना बना, ये मोटा पीक जो है जहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, ये हमारा बल्क डीएनए, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो बैंड्स होते हैं ना ऊपर जो बनते हैं, ठीक है, जो लेस डेंस होते हैं उनको बोलते हैं सैटेलाइट बैंड्स, या इनको इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। और यही सैटेलाइट डीएनए होता है एक्चुअली आपका रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। तो अब इस सैटेलाइट डीएनए जो है ना, इसको हम क्लासीफाई करते हैं इंटू 2 टाइप्स। एक तो बोलते हैं हम इसको मिनी माइक्रो सैटेलाइट्स और दूसरे होते हैं मिनी सैटेलाइट्स, ठीक है। ये 2 मेन क्लासिफिकेशन है। तो आप याद रखोगे सैटेलाइट डीएनए के 2 मेन टाइप्स है, ठीक है। एक तो है मिनी सैटेलाइट्स और दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट्स। ये किस बेसिस पे, इसके बहुत सारे बेसिस है, लेकिन मेन जो है ना वो होता है लेंथ ऑफ द सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, ठीक है। तो और एक चीज इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है, और होता है नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन रिपीटिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो वो इसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बेस्ड ऑन बेस कंपोजिशन लेंथ ऑफ सेगमेंट, हाँ ये है ना लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ रिपीटेटिव सेगमेंट, ठीक है। इसके बेस पे हम इसको ये मेन चीज़ है जिसके बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिव डीएनए भी होता है, ठीक है। अब इसको सैटेलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेंसिटी ग्रेडेड सेंट्रीफ्यूगेशन में ऊपर रह जाता है सैटेलाइट की तरह, ठीक है। तो सैटेलाइट्स हमारे ऊपर होता है, ठीक है, इसीलिए सैटेलाइट्स की तरह ही ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो इसको इसलिए बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो मैंने बोला इसको माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और मेन बेसिस होता है लेंथ ऑफ द रिपीटिंग सेगमेंट्स, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स भी होता है, ठीक है। कंपोजिशन भी होता है A सीरीज या G सीरीज, लेकिन मेनली मिनी नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द रिपीटेटिव सेगमेंट, ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ द रिपीटेटिव सेगमेंट जो है, अगर वो 2 to 6 है, 2 to 6 अगर नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं रिपीटेटिव इसमें सेगमेंट में, ठीक है, तो उसको माइक्रो सैटेलाइट बोलते हैं। एंड अगर ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 10 है तो हम उसको मिनी सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो ये GATA जो है, तो GATA जो है ना, इसमें 4 ही है, तो 2 to 6 के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ये माइक्रो सैटेलाइट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ
GATTACTCGA, ठीक है। मान लो ये एक सीक्वेंस है जो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है इसमें। तो ये बिलोंग करेगा मिनी सैटेलाइट्स को, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन रिपीटिंग रिपीटिंग सेगमेंट 2 to 6 है तो हम उसको बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट। अगर ग्रेटर देन 10 है तो हम उसको बोलेंगे मिनी सैटेलाइट, ठीक है। जो एलेक्स जेफरीज है इसने मिनी सैटेलाइट्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस यूज़ किया था, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, ठीक है। तो ए सीक्वेंस इन विच टैंडमली रिपीटेड एनी सीक्वेंस विच इज टैंडमली रिपीट, टैंडमली मतलब वन आफ्टर द अदर, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, एक वन आफ्टर द अदर रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है, जैसे गाटा 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 गाटा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, ठीक है। यही वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स जो मिनी सैटेलाइट्स को बिलोंग करता है वो यूज़ किया था किसने, एलेक्स जेफरीज ने, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट याद रखोगे, एलेक्स जेफरीज जो है जिसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिवाइस की थी, यूज्ड, ठीक है, यूज्ड VNTR वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, ठीक है, विच बिलोंग्स टू मिनी सैटेलाइट्स। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार यूज़ किया जाता है कि हम जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं ना उसमें जो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी एक सीक्वेंस जिसमें बार बार एक रिपीटेड सीक्वेंस जिसमें बार बार एक सेगमेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो किसको बिलोंग करती थी, वो बिलोंग करती थी मिनी सैटेलाइट्स को। तो इस सेक्शन में हमने क्या समझा कि सैटेलाइट डीएनए के दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट्स। एंड ये क्लासिफिकेशन हम करते हैं मेनली बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ द सेगमेंट। और अगर जो लेंथ ऑफ सेगमेंट है वो 2 to 6 बेस पेयर्स है तो माइक्रो, अगर ज़्यादा है तो अगर 10 से ज़्यादा है तो मिनी सैटेलाइट, ठीक है। और एलेक्स जेफरीज ने यूज़ किया VNTR जो बिलोंग करता है मिनी सैटेलाइट को। VNTR क्या होता है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, यानी एक ऐसी सीक्वेंस जहाँ पर एक सेगमेंट बार बार रिपीट होता है वन आफ्टर द अदर, ठीक है। ये मान लो ये मिनी सैटेलाइट है VNTR, यहाँ पे एक ये सीक्वेंस है, यही बार अब रिपीट हुई है फिर से, यही अब रिपीट हुई है फिर से, यही अब रिपीट हुई है फिर से, तो 4 रिपीट्स है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये रिपीट्स डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट याद रखना है, इन ए पर्सन कॉपी नंबर वेरीज इन ईच क्रोमोसोम, ठीक है। अभी हमने बोला था कि इससे पहले हमने बोला था कि जो नंबर ऑफ रिपीट्स है वो डिफरेंट होते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन इतना ही नहीं है, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी डिफरेंसेस होती है, ठीक है। अगर हम एक इंडिविजुअल एक पर्सन को देखेंगे ना, इसके डिफरेंट क्रोमोसोम्स को चेक करेंगे, यानी क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 6। अगर आप इस पे देखोगे, मान लो इस पे VNTRs के रिपीट्स हो सकते हैं 6, इस पे हो सकता है 7, इस पे हो सकता है 12 भी, इस पे हो सकता है 20 भी, इसके हो सकता है 30 भी, इस पे हो सकता है 1 ही सिर्फ, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग क्रोमोसोम्स पे फिर आपका फिक्स है नंबर ऑफ रिपीट्स, ठीक है, नहीं, अलग अलग क्रोमोसोम्स पे भी अलग अलग रिपीट्स होते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ रिपीट्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, तो ये भी आपको समझना है। तो अभी हम रिपीटेटिव डीएनए जो हम यूज़ करें दैट इज मिनी सैटेलाइट। तो हम रिपीटेटिव डीएनए के बारे में इन जनरल हमने बोला था पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है। अब हम और एक चीज़ बोल रहे हैं कि रिपीटेटिव डीएनए जो है ना, इसका कॉपी नंबर जो है ना, यानी नंबर ऑफ रिपीट्स जो है वो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी वेरी होता है, ठीक है। टू एलील्स ऑफ ए क्रोमोसोम ऑल्सो कंटेन डिफरेंट कॉपीज। इतना ही नहीं कि आपके पास हर एक क्रोमोसोम के 2 होमोलॉगस कॉपीज होते हैं या हर एक रिपीटेड डीएनए के 2 एलील्स होंगे, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम 1 है जो है, इस क्रोमोसोम 1 जो है इसके 2 कॉपीज है, एक क्रोमोसोम 1 फ्रॉम द मदर, एक क्रोमोसोम 1 फ्रॉम द फादर, ठीक है। अगर आपको इस पे मान लो 10 रिपीट्स मिल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस पे भी 10 रिपीट्स, इस पे आपको 7 ही रिपीट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये दिखा रहा है एक पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम, ये मान लो क्रोमोसोम 1 है, ठीक है, ये पैटर्नल कॉपी है, मैटरनल कॉपी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रिपीट्स है, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिपीट्स है। ये एक्चुअली 9 ही रिपीट्स है, अगर यहाँ पे 11 होंगे तो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो 9 रिपीट्स होंगे यहाँ पे। तो कॉपी नंबर ऑफ VNTR जो है ना दैट इज डिफरेंट इन 2 एलील्स ऑफ ए क्रोमोसोम ऑल्सो, यानी या 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑल्सो। तो नेट में हमने कंक्लूड किया व्हाट इन नेट वी कंक्लूड, जो रिपीटेड डीएनए है या जो नंबर ऑफ रिपीट्स है, जो नंबर ऑफ रिपीट्स है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम person to person, that is different from chromosome to chromosome, that is different in 2 homologous chromosomes also, 2 homologous chromosomes में भी वो डिफरेंट है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड कर दिया, ठीक है। अब हम जाएंगे
टेक्निक पे, उससे पहले थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो वी एन टी आर इज स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, द साइज ऑफ वी एन टी आर वेरीज फ्रॉम, अच्छा टोटल साइज ऑफ, ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, वी एन टी आर साइज का, वी एन टी आर का टोटल साइज कितना वेरी होता है, इट वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 20 किलो बेस पेयर्स, यानी किलो जो है 1000 होता है, यानी इट मीन्स इट इज़ 100 टू 20,000 बेस पेयर से टोटल लेंथ होती है, मतलब ये जितने भी रिपीट्स हैं इनकी टोटल लेंथ जो है ना, ये किस वेरिएशन में आएगी, ये 100 टू 20,000 बेस पेयर्स यानी 0.1 टू 20 किलो बेस पेयर्स के बीच में आएंगे, ठीक है। चलो बाकी ये सारा सेगमेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। अब हम जाएंगे टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, स्टेप्स इन द डीएनए फिंगर, कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम करेंगे, ठीक है, परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। आपको जिस डीएनए का जिस पर्सन का डीएनए फिंगरप्रिंट बनाना है, उसका पहले डीएनए आइसोलेट करके लाओ, ठीक है। या आप, या तो वो खुद देगा, ठीक है, या तो अगर हम वो इंसान भाग चुका है तो हम कोई सैंपल कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई किसी जगह कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका कोई ब्लड स्टेन था, तो इस ब्लड स्टेन से हम ब्लड सेल्स निकाल सकते हैं, तो उनसे फिर हम डीएनए आइसोलेट करेंगे। या तो अगर इसका कोई बाल फंस गया था किसी जगह पे, ठीक है, तो वो बाल है उसमें से हम सेल्स आइसोलेट करके वहाँ से डीएनए निकाल सकते हैं। सीमेंट स्टेन, सलाइवा अगर है, बोन अगर है कहीं पे, ठीक है, तो इन सब ये सब स्पेसिमेंस हम कलेक्ट करके यहाँ से डीएनए निकाल सकते हैं। या तो वॉलंटरीली वो अपना ब्लड सैंपल दे सकता है, ठीक है, या स्किन सेल्स दे सकता है, वहाँ से हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, और ये आपको पता है ये हम कैसे करते हैं, बाय लाइजेस बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। इसके लिए बस रिक्वायरमेंट है, हमें पहले सैंपल आना चाहिए, सेलुलर सैंपल आना चाहिए, बाद में हम बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टेप नंबर 1 है उसी को यूज़ करके हम इस डीएनए को बाहर निकालेंगे, ठीक है। नंबर 2 स्टेप इज डाइजेशन ऑफ द डीएनए, क्योंकि लार्ज लेंथ को हम हैंडल नहीं कर सकते, तो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे ताकि इस डीएनए के वेरियस फ्रेगमेंट्स बन जाए, ठीक है। ये डीएनए है तो इसके हमने वेरियस फ्रेगमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से करेंगे, ठीक है, की मदद से ये करेंगे, ठीक है। नंबर 3 इज़ सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब हम इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे, और इसके लिए हम पता ही है, इसके हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हमने सेपरेशन किया, उसके बाद हम ट्रीट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को विद अल्कली सोल्यूशन NaOH टू डिनेचर द डीएनए बॉन्ड्स इन द जेल इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स, ताकि ये डीएनए डिनेचर हो जाए और ये इसमें दो दो जो डबल स्ट्रैंड होता है ये अलग अलग हो जाए, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंड है तो ये इसमें 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाए, वो सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये देखो ये एनोड है, ये कैथोड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। तो ये डीएनए इन वेल्स में लोड किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसको डीएनए को रन किया करा जाता है इस जेल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो डीएनए है ना, ये सेपरेट हो जाता है इनटू वेरियस फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू द साइज़, ठीक है। छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स आगे आगे चलेंगे और लार्जर फ्रैगमेंट्स पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है। और अल्कली डालेंगे ज़रूर, ताकि ये जो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा वो सिंगल स्ट्रैंड्स में कंप्लीट हो जाए। तो क्या हमने किया, सबसे पहले आइसोलेट किया डीएनए को, सबसे पहले आइसोलेट किया डीएनए, ठीक है। नंबर 2 किया काम, डाइजेशन किया इसको वेरियस फ्रैगमेंट्स में। नंबर 3 उन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किया बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ नंबर 4, अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमारे पास है ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट में, इनको हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर पे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। इस टेक्निक को बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ये देखो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पे मान लो ये डीएनए है सेपरेट अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पेस्ट करेंगे एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, फिक्स करेंगे एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, ठीक है। ये बहुत ही हेक्टिक टेक्निक है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है इसको क्या कहते हैं, इस टेक्निक को इट इज़ कॉल्ड एज साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे इसको करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो द टेक्निक इज़ कॉल्ड एज साउदर्न ब्लॉटिंग, तो ये हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड साउदर्न ट्रांसफ़र, इससे क्या हो जाता है, जो ये है ये फिक्स हो जाता है on the nitrocellulose paper, ठीक है। नंबर 5 स्टेप इज मोस्ट क्रूशल आफ्टर द साउदर्न ब्लॉटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियोएक्टिव लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब, ठीक है। मान लो हमने पता है हमारा जो रिपीटेटिव डीएनए है ना, उसमें रिपीटिंग सीक्वेंस जो है वो है GATA, ठीक है। इस GATA के अपोजिट स्ट्रैंड क्या होगी, अपोजिट सीक्वेंस क्या होगी, G के बदले C, A के बदले T, T के बदले A के बदले T, तो CTAT होगी, ठीक है। इस CTAT को हम इसको हम रेडियोएक्टिव
मॉलिक्यूल से टैग करेंगे, इसको हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स रखेंगे साथ, ठीक है। और मैंने बोला है रेडियो एक्टिव कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉल्ड एज प्रोब, उसको हम प्रोब बोलते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो हम वीएनटीआर में जो रिपीटिंग सीक्वेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोब्स तैयार करेंगे, रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब्स तैयार करेंगे, एंड इन रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब्स को डाल देंगे नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, ठीक है। इसको हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे डालेंगे, ठीक है। अब ये प्रोब्स जो है ना ये बाइंड करेंगे किसको, दे विल बाइंड व्हाट वी कॉल एज, दे विल बाइंड द वी एन टी आर्स अकॉर्डिंग टू रिपीट्स। मान लो हम क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करेंगे, तो ये मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 का एक हिस्सा था, रिपीटेटिव डीएनए था, ठीक है। उसमें मान लो 1 2 3 4 5 रिपीट्स थे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 वी एन टी आर्स प्रोब्स बाइंड हो जाएंगे, कंप्लीमेंट्री प्रोब्स। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 2 था, ठीक है, इसमें मान लो 2 ही थे, 2 ही रिपीटेटिव सीक्वेंसेस थे, तो यहाँ पे 2 ही प्रोब्स बाइंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 5 प्रोब्स बाइंड हुए, यहाँ पे 2 प्रोब्स, तो ये प्रोब्स जो है ना रेडियोएक्टिव, क्योंकि हमने सिंगल स्ट्रैंड्स अवेलेबल है ना, हमने डिनेचर किया था ऑलरेडी इनको, तो अब ये प्रोब्स बाइंड होंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिपीट्स। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, रेडियोएक्टिव लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब्स बनाते हैं, यानी कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बनाते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस के, ठीक है। लेकिन उसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स यूज़ करते ताकि वो टैग हो जाए, ताकि उनमें मार्कर रहे, उनको हम फिर आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। और इनको डाल देते हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, और इनको अलो करते हैं टू हाइब्रिडाइज, ठीक है, ताकि हाइब्रिडाइज हो जाए, बाइंड कर सके। तो जिस क्रोमोसोम के सेगमेंट पे जितने ये होंगे रिपीटेटिव सेगमेंट्स होंगे उसके उस पर उतने प्रोब्स बाइंड होंगे। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग से क्या हो जाता है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड प्रोब्स है वो गिर जाते हैं। मान लो देखो यहाँ पे आइसोलेट हुआ है, यहाँ पे अटैचमेंट हुआ है, यहाँ पे अटैचमेंट हुआ है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुई, बाकी जो है ना एक्सेस वो हम वॉश ऑफ करेंगे, ठीक है। तो प्लेस द नाइट्रोसेलुलोज पेपर इन ए सोल्यूशन ऑफ रेडियोएक्टिव लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोब बाइंड्स टू द कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द मेम्ब्रेन टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बना है, तो वॉशिंग के बाद जो है बाकी जो प्रोब्स है जो अनबाउंड है वो सारे वॉश ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बाय रेडियोग्राफी। अब जो है ना हाइब्रिडाइज्ड डीएनए, ठीक है, इस पे हम इसके ऊपर एक हम एक्सरे फिल्म डालेंगे, ठीक है। एक्सरे फिल्म जब इस पे डालेंगे तो एक्सरे फिल्म जो है वो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट करके देगी, और वो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट करके दे देगी वहीं पे जहाँ जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी, ठीक है, जहाँ जहाँ पे प्रोब्स बाइंड हुए होंगे। एंड रेडियो एक्टिव की लेंथ, उससे लाइन्स बन जाएंगे एक्सरे पेपर पे, एंड लाइन्स की लेंथ उतनी होगी जितने नंबर ऑफ रिपीट्स होंगे, यानी जितने वहाँ पर प्रोब्स बाइंड हुए होंगे, ठीक है। एंड इसी टेक्निक को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। एंड ऑटो रेडियोग्राफी के बाद एक्सरे फिल्म पे आपके पास कुछ लाइंस होंगे, और वही लाइंस जो है ना वही आपका डीएनए फिंगरप्रिंट बनाता है, ठीक है। तो ये बोलता है हाइब्रिडाइज्ड डीएनए इज फोटोग्राफ्ड ऑनटू एक्सरे फिल्म, द ऑटो रेडियोग्राफी इमेज इन द फॉर्म ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स, इट इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन सिंपलीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि ये हम कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा सिंपलीफाइड फॉर्म में, तो देखो आप मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, इस पे थे 1 2 3 4 5 रिपीट्स, तो इस पे 5 रिपीट्स ऐसे हाइब्रिडाइज्ड 5 वीएनटीआर प्रोब्स बाइंड होंगे, ठीक है। ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 2 इस पे 2 रिपीट्स थे, ठीक है, तो इस पे इतना बाइंड होगा। ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 3 जो है इस पे मान लो 3 रिपीट्स है, ठीक है, तो इस पे 3 प्रोब्स बाइंड हुए होंगे, ठीक है। जब हम एक्सरे पेपर इसको डालेंगे ना, तो एक्सरे पेपर पे ऐसे लाइंस आएंगे, यहाँ इतनी लंबी लाइन आएगी, फिर इतनी छोटी लंबी लाइन इतनी छोटी लाइन आएगी, फिर इतनी लंबी लाइन आएगी, ठीक है। तो ये बड़ी लाइन पहले क्रोमोसोम पे क्योंकि 5 हुए, ये दूसरी लाइन क्योंकि 2 ही दूसरे क्रोमोसोम पे, ये तीसरी लाइन क्योंकि उस पर 3 ही है, तो ये 3 लाइन्स पहले बड़ी फिर छोटी फिर उससे थोड़ी बड़ी, ठीक है। तो ये 3 लाइन्स है ना ये बनाते, अगर ये 3 क्रोमोसोम्स की बात करूँगा तो ये जो 3 लाइंस है ना यही होता है इसका डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो सिंपल में अगर आपको समझ आया होगा, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मैं वापस से जाता हूँ, ठीक है, हम सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करते हैं सैंपल से, ठीक है। फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद सेपरेट सेगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद एनएओएच भी ऐड करते हैं ताकि वो सिंगल स्ट्रैंड्स में डिनेचर हो जाए। उसके बाद फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, इसको बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। स्टेप नंबर 4 है साउदर्न ब्लॉटिंग, ये याद रखना, ठीक है। उसके स्टेप नंबर 5 पे हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे हम डाल देते हैं वीएनटीआर प्रोब्स, यानी वो कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिपीटेड सीक्वेंस, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो बाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिपीट्स, जिस क्रोमोसोम पे कितने रिपीट्स होंगे उस हिसाब से वहाँ पे बाइंड करेंगे। मान लो क्रोमोसोम 1 पे 5 रिपीट्स थे, उस पर 5 बाइंड करेंगे, 2 पे 2 रिपीट से 2 बाइंड करेंगे, 3 पे मान लो 10 रिपीट से 10 बाइंड करेंगे, ऐसे वो बाइंड करेंगे।
और बाइंडिंग के बाद हम वॉश करेंगे ताकि जो अनबाउंड है उनको रिमूव करेंगे। अगर उनको रिमूव नहीं करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम उसके बाद एक्सरे पेपर डाल देंगे उस हाइब्रिडाइज्ड डीएनए पे। एक्सरे पेपर जो डिटेक्ट करेगा रेडियो एक्टिविटी से लाइन्स बन जाएंगे एंड वही लाइन्स जो है ना वो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट बनाएंगे, ठीक है। दे विल फॉर्म द डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर अगर क्रोमोसोम नंबर 1 पे 5 रिपीट्स बने तो वहाँ इतनी लंबी लाइन, 2 पे 2 वहाँ इतनी लंबी लाइन, 3 पे 3 वहाँ इतनी लंबी लाइन, और यहाँ ऐसे पैटर्न बनेगा 3 लाइन्स का इन 3 क्रोमोसोम्स के कॉरस्पॉन्डिंग। यही होगा इन 3 क्रोमोसोम्स के कॉरस्पॉन्डिंग डीएनए फिंगरप्रिंट। लेकिन हम सारा का सारा करते तो हमें बहुत लंबा डीएनए फिंगरप्रिंट बनेगा, बहुत सारी लाइन्स होंगी उसमें, ठीक है। तो डीएनए एम्पलीफिकेशन के लिए हम पीसीआर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप याद रखो डीएनए प्रिंट डिफर करेगा सब में एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। और सेंसिटिविटी टेक्निक इंक्रीज कर सकते हो बाय पीसीआर, जिसमें आप डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो छोड़ो, तो एट ए ग्लैंस अगर हम फिर से देखेंगे तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जब उसके बाद डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद ट्रांसफर करना उनको सिंथेटिक मेम्ब्रेन यानी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को, जिसको साउदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड साउदर्न ब्लॉटिंग। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करनी है रेडियो एक्टिव लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब से, यानी जो सीक्वेंस है उसका रिपीटेड सीक्वेंस है उसका रेडियो एक्टिव वेरिएंट, कंप्लीमेंट्री वेरिएंट आप तैयार करोगे, फिर फेंक दोगे ताकि वो बाइंड करे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिपीट्स। उसके बाद डिटेक्ट करना यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ये लिखो, डीएनए आइसोलेट किया, डाइजेशन किया, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, उसके बाद ट्रांसफर किया नाइट्रोबैसिलोज मेम्ब्रेन पे, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की यूजिंग प्रोब्स, वॉश ऑफ किया, उसके एक्सरे पेपर डाला और एक्सरे पेपर पे आपके पास ऐसे लाइन्स आएंगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिपीट्स, ठीक है। तो बन जाएगा वो आपका डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो अब क्या क्या कर सकते हैं हम इसको, एप्लीकेशंस क्या क्या है इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। हम इसको एज ए फोरेंसिक टूल यूज़ कर सकते हैं पैटर्निटी डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, रेप डिस्प्यूट्स, मर्डर डिस्प्यूट्स सॉल्व करने के लिए। जब मान लो एक्यूज्ड है, 2 एक्यूज्ड है, 2 पे इल्ज़ाम है, ये पर्सन नंबर 1 है इस पर भी इल्ज़ाम है, ये पर्सन नंबर 2 है इससे भी इल्ज़ाम है, ठीक है। अब क्राइम सीन से जो डीएनए मिला है इसका डीएनए फिंगरप्रिंट बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे। क्राइम सीन से डीएनए मिला है उसका भी फिंगरप्रिंट बनाएंगे, जिसके साथ मैच होगा वो एक्जैक्टली उसको बोलेंगे हाँ ये मुजरिम है, इसको सज़ा दे दो, ठीक है। जेनेटिक डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं हम इससे, ठीक है। अगर हमें मान लो डीएनए फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है चिंपैंजी के साथ ज़्यादा तो हम ह्यूमन्स का, ठीक है, इन जनरल तो हम बोलेंगे चिंपैंजी की ज़्यादा क्लोज है, जो कि ट्रू भी है, ठीक है। तो टू डिटरमाइन पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज़, ये भी हम यूज़ कर सकते, इसके लिए हम भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की डायग्राम है आपकी, ठीक है। देखो ये बोल रहा है, देखो 3 क्रोमोसोम्स का ये बोल रहा है, देखो ये इंडिविजुअल 2 इंडिविजुअल्स थे ए और बी, ठीक है। इन पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने कोई क्राइम किया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है मैंने भी नहीं किया, ये बोल रहा है मैंने भी नहीं किया, जैसे मैं बोल रहा था। अब क्राइम सीन से जो हमें डीएनए मिला, ठीक है, उसका हमने डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन हम इस डीएनए फिंगरप्रिंट का फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम जो वाई एक्सिस है वहाँ से नंबर ऑफ रिपीट्स प्लॉट करते हैं, और बस वाई एक्सिस हम जो वर्टिकल एक्सिस वहाँ से नंबर ऑफ रिपीट्स प्लॉट करते हैं, और फिर देखते हैं कि मतलब फिर हम डिफरेंट क्रोमोसोम्स के रिपीट्स को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इस जो क्राइम सीन से हमें डीएनए मिला था उसके 3 क्रोमोसोम्स को हमने सीक्वेंस किया, क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16, वरना सारे क्रोमोसोम्स का करना है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 3 क्रोमोसोम्स का दिया है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम 7 जो है इसके 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे दिया गया है, इस वाले पे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस पे 12 रिपीट्स है। तो ये ऊपर आएगा इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ठीक है, 12 रिपीट्स पे जो, और इसमें हमने दोनों को रेड कलर से मेंशन किया है, इस क्रोमोसोम 7 को, 2 को इस ऑरेंज कलर से, 16 को ब्लू कलर से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट्स इसमें तो सबसे ज़्यादा ऊपर यही आएगा, तो रेड कलर सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद इसमें जो है इस वाले में ऑलमोस्ट 10 रिपीट्स है, तो उसके बाद यही आएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा रिपीट्स इस ऑरेंज वाले में है, ठीक है, उसके बाद ये ऑरेंज आएगा, ठीक है, ऊपर उससे थोड़ा ए ऑरेंज है, ठीक है। तो ऐसे आपका डीएनए फिंगरप्रिंट बन जाएगा। ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको इसको एग्जांपल्स, इसके रेस्पेक्ट में एग्जांपल्स मैं आपको अलग से दे दूंगा, ठीक है, वो आप देख लोगे, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा इसमें पैटर्न, ठीक है। तो पहले भी रेड होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में है, फिर भी रेड होगा क्योंकि दूसरे नंबर पे भी हुआ है। देखो हम इसको कह सकते हैं, इसमें नंबर 1 पे ये है, इसको रिपीट्स, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है, नंबर 5 पे ये है, नंबर 6 पे है। कोइंसिडेंटली इसने जानबूझ के रखा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ही इनको, ठीक है। तो नंबर 1 पे रेड कलर आएगा, नंबर 2 पे भी रेड कलर आएगा, फिर ऑरेंज यानी या येलो बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, फिर ब्लू, ठीक है। और
एक्स एक्सिस के हिसाब से आप इनको रखना है, ठीक है। यहाँ से जो नंबर ऑफ रिपीट थे उसी हिसाब से इनको अलाइन करना है इन रेड कलर या ब्लू कलर को, ठीक है। अब इंडिविजुअल ए का जो हमने उसका डीएनए ऐसा है, इंडिविजुअल बी का डीएनए ऐसा है, इनका भी हमने फिंगरप्रिंट बनाया है, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है, नंबर 5 पे ये है, नंबर 6 पे है। तो इसमें सबसे पहले ब्लू आएगा, फिर उसके बाद येलो आएगा, फिर उसके बाद येलो आएगा, फिर उसके बाद ब्लू आएगा, फिर उसके बाद रेड आएगा, फिर उसके बाद रेड आएगा। तो ऐसे देखो, ब्लू येलो येलो ब्लू रेड फिर रेड, ठीक है। आया इंडिविजुअल ए का। इंडिविजुअल बी का, उसमें नंबर 1 पे रेड है, नंबर 2 पे भी रेड है, 3 पे ऑरेंज है, 4 पे ऑरेंज है, 5 पे ब्लू है, 6 पे भी ब्लू है। तो इसमें रेड रेड ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू। तो अगर आप दोनों, ये बन गया इसका डीएनए फिंगरप्रिंट। अगर आप इन दो डीएनए फिंगरप्रिंट्स को आप कंपेयर करोगे क्राइम सीन के डीएनए फिंगरप्रिंट के साथ, एग्जैक्टली ये जो क्राइम सीन का डीएनए ये इंडिविजुअल बी के साथ मैच करता है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि इंडिविजुअल बी जो है वो जो एक्चुअल क्रिमिनल है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला एप्लीकेशंस क्या है इसकी, ठीक है। दैट फिनिशेस दिस होल चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो दैट फिनिशेस दिस मॉलिकुलर जेनेटिक्स चैप्टर ऑल्सो। ये जो ह्यूमन जेनेटिक्स चैप्टर जो है ये भी इससे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हम फिर एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आपको कन्फ्यूजन्स होंगे आप यू कैन टेक्स्ट देम टू माई टेलीग्राम, ठीक है। एंड आई विल एड्रेस देम इन अनदर वीडियो इफ़ यू वांट, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। कीप स्माइलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर फ्रेडरिक सैंगर एंड एलेक जेफरीज, ठीक है। एंड यू नो हु दे आर, ठीक है। जस्ट रिविजिट द लेक्चर, ओके।